हैप्पी लर्निंग एवरीवन। वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज के एपिसोड में हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट की मॉनेटरी पॉलिसी वाली टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो कि मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम कौन करता है। वो सेंट्रल बैंक करती है हर एक कंट्री की। सेंट्रल बैंक के काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल होते हैं आज के मॉडर्न इकोनॉमी में। सबसे पहले सेंट्रल बैंक जो होता है वो मोनोपोली सप्लायर होता है एक कंट्री की करेंसी का। पहले क्या होता था, करेंसी को गोल्ड स्टैंडर्ड के तरीके से देखा जाता था। मतलब आप करेंसी को कन्वर्ट कर सकते थे एक प्री स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड में। बट अब अपन गोल्ड स्टैंडर्ड से लीगल टेंडर की तरफ मूव कर गए हैं, जहां पे योर करेंसी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग एल्स। मतलब मनी इज नॉट बैक्ड बाय एनी टैंजिबल कमोडिटी, इसीलिए इसको फिएट मनी बोलते हैं। दूसरा जो बड़ा फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, वो है कि इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब खाली इसके पास कैपेसिटी होती है टू प्रिंट मनी एंड टू गिव टू एनी बैंक, टू गिव टू गवर्नमेंट इन केस दे आर फेसिंग एनी क्राइसिस। थर्ड, सेंट्रल बैंक जो होती है वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह का काम करती है। फोर्थ, ये पूरे इकोनॉमी के पेमेंट सिस्टम को सुपरवाइज करती है। इंटरनेशनल पेमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम भी सेंट्रल बैंक के पास होता है। फिफ्थ, कोई भी कंट्री की फॉरेन करेंसी रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, इसका मैनेजमेंट भी सेंट्रल बैंक करती है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, कोई भी कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने का काम भी सेंट्रल बैंक के पास होता है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो इन्फ्लुएंस करती है कि आपके इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होगा, कितना क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड, एंड किस रेट में क्रेडिट अवेलेबल होगा। क्रेडिट अवेलेबिलिटी मतलब किस रेट में लोन अवेलेबल होगा इन एनी इकोनॉमी। तो यहां से अपन को ये समझ में आया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी का, वो ये रहता है कि प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करना है, परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी को मेंटेन करना है। इन शॉर्ट वर्ड्स अपन को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। जब अपन मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करते हैं तो अपन ये भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, ग्रोथ रेट सस्टेनेबल हो, हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल हो, और एक मॉडरेट इंटरेस्ट रेट में हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर पाएं। नाउ ये मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करती है एक सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के पास तीन इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। सबसे पहला टूल होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको अपन OMO भी बोलते हैं। देखो, सेंट्रल बैंक ना इंक्रीज कर सकती है या फिर रिड्यूस कर सकती है कितना मनी सर्कुलेट होगा एक इकोनॉमी में थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज और सेल करती है। जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज करती है तो पैसा रिलीज करती है इकोनॉमी में। इससे क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास एक्सेस कैश आ जाता है टू इंक्रीज देयर लेंडिंग। इसके कारण इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है और इंटरेस्ट रेट कम होता है। इसी का उल्टा सोचो, जब सेंट्रल बैंक बॉन्ड को सेल करती है तो वो कैश लेती है कमर्शियल बैंक से, जिसके कारण जो कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस रिजर्व होता है टू गिव देयर लेंडिंग, वो कम हो जाता है। मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाता है एंड इसके कारण इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज द मोस्ट यूज्ड टूल बाय एनी सेंट्रल बैंक इन अचीविंग द लॉन्ग टर्म डिजायर्ड इंटरेस्ट रेट। फिर आता है पॉलिसी रेट, जिसको अपन रीफाइनेंसिंग रेट बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ये वो रेट है जिस रेट में कमर्शियल बैंक बोरो करती है मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग नाम से बोलते हैं। जनरली ये ट्रांजैक्शन एक रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू किया जाता है। रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक आज बॉन्ड परचेज करती है और पैसा देती है कमर्शियल बैंक को। पर कमर्शियल बैंक वालों को एक एग्रीमेंट देना पड़ता है कि हम लोग ये बॉन्ड को आपसे रीपर्चेज करेंगे फ्यूचर में एट अ हायर प्राइस। मतलब आज कमर्शियल बैंक को कम पैसा मिलेगा और फ्यूचर में इनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो इफेक्टिवली दे आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंस अमाउंट। इस इंटरेस्ट रेट को अपन रेपो रेट भी बोलते हैं। जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ फंड भी इंक्रीज हो जाता है, विच डिक्रीजेस लेंडिंग एंड ओवरऑल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है इकोनॉमी में। यूएस में जो FOMC है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, वो सेट करती है आपका फेडरल फंड रेट को, जिसको अपन इंटरबैंक लेंडिंग रेट बोलते हैं। ये वो रेट है जहां पे कमर्शियल बैंक्स आपस में एक दूसरे को चार्ज करते हैं व्हेन दे आर लेंडिंग फॉर ओवरनाइट लोन्स। फिर थर्ड आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट।
रिजर्व रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है ये समझो। लेट्स से आप बैंक में जाते हो और 100 रुपीज डिपॉजिट करते हो। नाउ ये बैंक कैन नॉट लेंड आउट द एंटायर सम ऑफ रुपीज 100 टू समवन। उसको कुछ पैसा रिजर्व में अपने पास रखना पड़ता है। लेट्स से वो रिजर्व है 20%। तो बैंक 20 रुपीज अपने रिजर्व में रखेगी और खाली 80 रुपीज को यूज कर सकती है टू गिव लोन। मतलब अगर अपन रिजर्व रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दें तो जो फंड अवेलेबल होगा कमर्शियल बैंक के पास टू गिव एज अ लोन वो गिर जाएगा, जिसके कारण इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होगा और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन को इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करना है तो अपन रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे, जिसके कारण जो फंड अवेलेबल होगा कमर्शियल बैंक्स के पास वो इंक्रीज हो जाता है। ये पॉलिसी आजकल इतना यूज नहीं होता है क्योंकि इससे काफी ज्यादा डिसरप्शन आ सकता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। फिर एक कंसेप्ट आता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का। ये बताता है कि कैसे अपन इंटरेस्ट रेट को यूज करके एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म समझने से पहले मनी न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट समझो। मनी न्यूट्रलिटी बोलता है मनी इज हैविंग अ न्यूट्रल इन्फ्लुएंस ऑन योर एग्रीगेट डिमांड। मतलब अगर आप मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करोगे तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आपके रियल आउटपुट में, आपके एग्रीगेट डिमांड में। पर शॉर्ट रन में देखा गया कि मनी न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल सही तरीके से काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है सही तरीके से काम नहीं करता? इट डज नॉट होल्ड ट्रू। इसका मतलब कि शॉर्ट रन में आप मनी सप्लाई को चेंज करके अपने इकोनॉमी में डिमांड को चेंज कर सकते हो, और जैसे जैसे डिमांड चेंज होगा उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आता है आपके इन्फ्लेशन में। जब आपकी इकोनॉमी में डिमांड कम होगा, मतलब चीजों को कोई डिमांड नहीं कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट बीइंग डिमांडेड, तो उनके प्राइसेस गिरेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। जब आपकी इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज होगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, उनके प्राइसेस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेट्स से कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपने पॉलिसी रेट को, अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है। नाउ इस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का चार जगह इफेक्ट आएगा। एक आएगा मार्केट रेट में, दूसरा आएगा एसेट प्राइसेस में, तीसरा आएगा एक्सपेक्टेशंस में, और चौथा आएगा एक्सचेंज रेट में। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है बिकॉज पॉलिसी रेट हैज इंक्रीज्ड, मतलब अब हाउस और बिजनेसेस जो रेट में बोरो कर सकते हैं वो भी इंक्रीज हो गया। सो दिस विल लोअर देयर कंजम्पशन, दिस विल लोअर देयर इन्वेस्टमेंट एंड हेंस इट विल रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड। दूसरा, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो जो डिस्काउंटिंग रेट है जिसको अपन यूज करते हैं टू डिस्काउंट ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, वो भी इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो प्राइजेस ऑफ इक्विटी, बॉन्ड एंड एसेट्स हैं वो गिर जाएगा। जब उनके प्राइसेस गिरेंगे तो ओवरऑल वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर्स वुड डिक्रीज एंड दे वुड आल्सो कट बैक ऑन स्पेंडिंग। थर्ड, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स को ये लगता है कि भाई इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस लेवल में भी डिप आता है और एग्रीगेट डिमांड कम होता है। फोर्थ, जब आपके कंट्री में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी अब ज्यादा अप्रिशिएट होगी बिकॉज मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स वुड वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री। इसके कारण क्या होगा, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होती है तो जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे होते हैं और जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो सस्ते होते हैं। इसके कारण जो नेट एक्सटर्नल डिमांड है ऑफ योर गुड्स, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट गिर गए, आपके इंपोर्ट बढ़ गए, नेट एक्सटर्नल डिमांड इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो भी गिर जाता है। तो चारों सिचुएशंस में अपन लोग ने देखा कि एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज गोइंग डाउन। जब डिमांड इज गोइंग डाउन इट लीड्स टू अ डिक्रीज इन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एंड हेंस इन्फ्लेशन भी गिरता है। तो अपन लोग ने देखा कि कैसे पॉलिसी रेट को इंक्रीज करने से, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने से अपना डिमांड कम हुआ और इन्फ्लेशन लेवल कम हुआ। फिर अपन को कैसे समझ में आएगा कि सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है वो इफेक्टिव है या नहीं है? तो देयर आर सम क्वालिटीज विच एवरी सेंट्रल बैंक शुड पोसेस। सबसे पहला, इंडिपेंडेंस। एक बार सोचो कि आपकी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, जो रिजर्व बैंक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है वो वैसे काम करता है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम करता है। तो क्या कभी भी वो सही तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बना पाएगा? द आंसर इज नो।
क्योंकि पॉलिटिशियन का तो एम यही रहता है कि हमको इलेक्शन जीतना है, तो वो चाहेंगे हमेशा कि इंटरेस्ट रेट कम से कम हो, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। बट इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड जब अपन देखते हैं कि सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस दिया गया है, तो ये मत सोचना कि उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेंट्रल बैंक के हेड होते हैं, जो रिजर्व बैंक के हेड होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, उनको ये गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग ही अपॉइंट करते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इंडिपेंडेंस। एक होता है ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट। ऑपरेशनली इंडिपेंडेंस में क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट होता है वो सेंट्रल बैंक को एक इन्फ्लेशन टारगेट दे देता है और फिर सेंट्रल बैंक को बोलता है कि तुम अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट कर लो, यू आर फ्री टू सेट इंटरेस्ट रेट जो मेरे इस इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करेगा। फिर दूसरा टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस होता है जिसको अपन टारगेट इंडिपेंडेंस बोलते हैं। टारगेट इंडिपेंडेंस में हम सामने वाले को, मतलब सेंट्रल बैंक को बोलते हैं कि तुम इन्फ्लेशन रेट भी तुम ही सेट करो, इंटरेस्ट रेट भी तुम ही सेट करो, किस पीरियड में तुम अपने टारगेट को अचीव करोगे वो भी तुम सेट करो, और किस तरीके से ये पूरा कंप्यूटेशन होगा ये भी तुम सेट करो। मतलब अपन पूरा इंडिपेंडेंस देते हैं सेंट्रल बैंक को। फिर जो सेकेंड क्वालिटी होती है वो होती है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या कि जो आपने बोला है मैं अचीव करूंगा वो आप अचीव कर लेते हो, दैट मीन्स यू आर क्रेडिबल। अगर एक गवर्नमेंट जिसका बहुत हाई डेट लेवल्स है तो वो हमेशा एक हाई इन्फ्लेशन रेट सेट करना चाहेगी जिसके कारण उसका रियल वैल्यू ऑफ डेट कम हो। जब हाई इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस स्टेबिलिटी विल टेक अ हिट। यस, अगर एक रेस्पेक्टेड सेंट्रल बैंक, एक क्रेडिबल सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है तो सब लोग ट्रस्ट करते हैं उसकी बात पे, सब लोग को लगता है कि भाई द सेंट्रल बैंक विल बी एबल टू अचीव इट्स टारगेट एंड देन दिस टारगेट बिकम्स सेल्फ फुलफिलिंग। फिर थर्ड क्वालिटी आता है ट्रांसपेरेंसी। हर एक सेंट्रल बैंक को ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, उनको रेगुलरली रिपोर्ट्स इशू करना पड़ेगा, उनको फोरकास्ट बताना पड़ेगा, उनको इकोनॉमी की क्या हालत है वो बताना पड़ेगा। दे विल हैव टू डिस्क्लोज देयर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो उन्होंने यूज किया पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, उनका क्या व्यू है ऑन दी ओवरऑल इकोनॉमी, ये उनको सही से ट्रांसपेरेंट मैनर में बताना चाहिए। नाउ सेंट्रल बैंक कैसे टारगेट सेट करती है, ये अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग। सेंट्रल बैंक एक इंटरेस्ट रेट का टारगेट सेट करती है और जब भी इंटरेस्ट रेट विल राइज अबव दैट टारगेट रेंज वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं टू लोअर इट, एंड जब भी इंटरेस्ट रेट इज फॉलिंग बिलो द टारगेट रेंज दे विल डिक्रीज मनी सप्लाई टू इंक्रीज इट। फिर आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो प्रैक्टिस है ये काफी ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक एक इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है जो आइडियली 1% से 3% के बीच में होता है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि इट इज अ 2% टारगेट। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई नॉट 0% इन्फ्लेशन, क्योंकि 0% इन्फ्लेशन में ना द रिस्क ऑफ नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट वो इंक्रीज हो जाता है जिसको अपन डिफ्लेशन बोलते हैं, और जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है। फिर आता है एक्सचेंज रेट टारगेटिंग। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज चूज करती है एक्सचेंज रेट टारगेटिंग, जहां पे वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरीके से फ्रेम करती है कि जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रेट है विद अनदर करेंसी, मोस्टली यूएस डॉलर्स, वो हमेशा मेंटेन रहे। जब वो देखेंगे कि उनकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो अपने एक्सचेंज रिजर्व से जाके उस करेंसी को, अपनी करेंसी को बाय करेंगे और फॉरेन करेंसी को सेल करेंगे। जब वो देखेंगे कि हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो जा रही है तो फिर वो अपनी करेंसी को जाके सेल करेंगे और फॉरेन करेंसी बाय करेंगे। बट ऑब्वियसली दिस कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास उतना रिजर्व भी होना चाहिए to buy and sell and do this continuous adjustment. In case you run out of your reserve, then you will not be able to do your exchange rate टारगेटिंग। अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सचेंज रेट टारगेट बहुत सक्सेसफुली काम करे तो जो टारगेटिंग कंट्री है आपको हमेशा टारगेटेड कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन लेवल को मैच करना चाहिए। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ भी लिमिटेशंस होते हैं। जो अभी अपन लोग ने मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पढ़ा वो जरूरी नहीं है कि हमेशा काम करेगा। सबसे पहले समझो कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट हाई है तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। नाउ योर इंटरेस्ट रेट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ इन्फ्लेशन प्रीमियम। आपको ध्यान हो तो बिजनेसेस एंड हाउसहोल्ड्स को लगेगा कि भाई इन्फ्लेशन लेवल तो कम हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट में जो इन्फ्लेशन प्रीमियम का कंपोनेंट है वो भी कम होगा, जिसके कारण आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। सो दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू व्हाट
वी हैड इनिशियली इंटेंडेड टू डू। अपन तो पहले इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना चाहते थे, बट इसमें तो क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट गिर जा रहा है, सो दिस इज एक्टिंग इन कॉन्ट्राडिक्शन। सेकेंड, जब रिसेशनरी एनवायरमेंट होता है एक इकोनॉमी में, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है बिजनेसेस का वो इंक्रीज हो जाता है, तो सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो लेस रिस्की एसेट्स की तरफ जाना चाहते हैं, लेट्स से बॉन्ड्स। तो वो बॉन्ड को परचेज करेंगे, बॉन्ड के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं क्योंकि डिमांड इंक्रीज होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड की यील्ड जो है वो कम होते जाते हैं। रिसेशनरी एनवायरमेंट में अपन को इंटरेस्ट रेट कम करना था, आइडियली मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने भी यही किया, उन्होंने भी बॉन्ड के प्राइजेस को बढ़ा के बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। इनको अपन बॉन्ड मार्केट विजिलेंटेस बोलते हैं। तो जो एक क्रेडिबल सेंट्रल बैंक है वो चाहेगी कि मेरा काम मैं खुद करूं, ना ही कोई एक्सटर्नल मार्केट पार्टिसिपेंट्स मेरा काम करके दे। थर्ड प्रॉब्लम ये आता है कि जो जनरल लोग हैं इकोनॉमी में, दे प्रिफर इन्वेस्टिंग व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर हाई एंड दे वुड वांट टू कीप मनी विद देमसेल्व्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर लो। बट कुछ केसेस में देखा गया कि भले इंटरेस्ट रेट हाई है, there is no decrease in interest rate, still people are not wanting to invest, still people are wanting to hold money with themselves। इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप आ जाता है, मनी सर्कुलेट नहीं होता इकोनॉमी में, रेदर देन इट इज गेटिंग ट्रैप्ड इन दी हैंड्स ऑफ पीपल, एंड इसीलिए अपन इसको लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। और इसके कारण अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, एंड लिक्विडिटी ट्रैप इज वेरी मच एविडेंट इन डिफ्लेशनरी एनवायरमेंट। फिर एक कंसेप्ट आता है क्वांटिटेटिव ईजिंग का। क्वांटिटेटिव ईजिंग अपन को करना क्यों पड़ा, पहले वो समझो। सो इकोनॉमीज में क्या हो रहा था, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। डिफ्लेशन में क्या होता है कि योर रियल वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। नाउ वुड यू बी विलिंग टू स्पेंड मनी इफ द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग? द आंसर इज नो। इसके कारण क्या हो रहा था, लोग जाके खर्चा नहीं कर रहे थे, जिसके कारण कंज्यूमर डिमांड वाज गोइंग डाउन। कंज्यूमर डिमांड वाज गोइंग डाउन, अगेन प्राइसेस वर गोइंग डाउन, अगेन प्राइसेस आर गोइंग डाउन, इट इज क्रिएटिंग मोर डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, और पूरे इकोनॉमी में एक डिफ्लेशनरी ट्रैप आ जा रहा था। नाउ टू बूस्ट द इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे थे, दे वर डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। बट कभी भी इंटरेस्ट रेट को आप अनलिमिटेड तरीके से डिक्रीज नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रेट्स आर बाउंडेड बाय जीरो, बिलो जीरो तो वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चला जाएगा जो इकोनॉमी के लिए और खराब होगा। तो कैसे अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं विदाउट डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट? इसके लिए आया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आप लार्ज स्केल में करिए। जब आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस को बहुत लार्ज स्केल में करते हैं, उसको अपन क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेंट्रल बैंक बॉन्ड बाय करती है और मार्केट में पैसे को रिलीज करती है, इट इंक्रीजेस मनी सप्लाई। When it is done on a very very large scale, it is called quantitative easing। इससे क्या होता है कि पूरे इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस रिजर्व आता है, एक्सेस कैश आता है, विच दे कैन यूज टू लेंड एंड रिलीज मनी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। जब पूरे इकोनॉमी में पैसा आता है तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होने लग जाती है। बट जरूरी नहीं है कि कमर्शियल बैंक हमेशा इस तरीके से काम करेंगे। वो हम जब भी लोन देंगे, सामने वाले का क्रेडिट चेक करेंगे कि अगर वो रिस्की है तो उसको लोन नहीं देंगे, और अगर वो रिस्की नहीं है तो उसको लोन देंगे। तो फिर इकोनॉमी में जब डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट चल रहा है तो सभी लोग थोड़े रिस्की सिचुएशन में रहते हैं, तो ऐसे तो फिर सेंट्रल बैंक किसी को लोन देंगे ही नहीं और अपना जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को बोला कि ठीक है, तुम रिस्की एसेट्स को लोन दो, तुम रिस्की बोरोवर्स को लोन दो, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो हम आपको उसके लिए कंपेंसेट करेंगे, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो क्वांटिटेटिव ईजिंग में द कमर्शियल बैंक्स give loans to risky borrowers and the central bank will purchase this credit risky assets also from the commercial banks। फिर एक कंसेप्ट आता है न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट का। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी को अपन बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, एकोमोडेटिव पॉलिसी है, इजी पॉलिसी है। जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है मतलब इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, और मॉनेटरी पॉलिसी को अपन बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, टाइट पॉलिसी है, जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिक्रीज करता है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है। ना आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, हाउ कैन वी नो कि वेदर दिस इज अ हाई इंटरेस्ट रेट और दिस इज अ लो इंटरेस्ट रेट? तो इसको अपन कंपेयर करते हैं न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे ना इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट होता है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होता है। ये कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग अ फॉर्मूला विच इज
ट्रेंड ग्रोथ रेट प्लस लॉन्ग रन इन्फ्लेशन टारगेट। जब आपका पॉलिसी रेट्स आर अबव द न्यूट्रल रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है अबव द न्यूट्रल रेट, देन मॉनेटरी पॉलिसी इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्शनरी। व्हेन पॉलिसी रेट्स आर बिलो द न्यूट्रल रेट, मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्सपेंशनरी। लास्ट क्लास में अपन लोग ने फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी को यूज करके अपन एक इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट, आउटपुट, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंडिचर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो कैसे, समझो। जब दोनों पॉलिसी एक्सपेंशनरी है तो आपके इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, आपका आउटपुट हाई होगा, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर विल बी हाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो बी हाई। जब दोनों पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी हैं तो इंटरेस्ट रेट्स विल बी हाई, आउटपुट विल बी लो, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर विल बी लो एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो बी लो। जब फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी है, मतलब सरकार जो है वो खर्चा कम कर रही है, टैक्सेस ज्यादा ले रही है, और मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो योर इंटरेस्ट रेट्स विल बी लो, योर आउटपुट विल वैरी डिपेंडिंग ऑन कौन सी पॉलिसी का ज्यादा वेटेज होता है, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर विल बी हाई एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी लो। जब फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी है और मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी है तो योर इंटरेस्ट रेट्स विल बी हाई, your output will be high, your private sector expenditure will be low because of high interest rates, and your government expenditure will be high due to expansionary fiscal policy. So this marks the completion of revision for this topic. See you all in the next episode. और इस एपिसोड को बंद करने से पहले जल्दी से नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन मुझे और मेरी टीम को और मोटिवेट करता है अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके तरफ लाने के लिए। सो डू लाइक, शेयर, एंगेज, कमेंट एंड सब्सक्राइब। See you all in the next episode. Until then, take care, bye bye, and happy learning.